चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास और डिस्कस करते हैं जो हमें पढ़ना है क्रिस्टल लैटिस के बारे में, यूनिट सेल के बारे में और स्पेस लैटिस के बारे में। तो देखो, अब केमिस्ट्री में जाने से पहले कि ये क्रिस्टल लैटिस क्या है, बहुत अजीब सा नाम हमें नजर आ रहा है, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल। अब सेल नाम की चीज आपने तो सुनी होगी, बायोलॉजी में हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर तो बनी होती है। अब वो वाले सेल नहीं है ये, ना ये बैटरी वाले सेल है जो कि हम लगाते हैं, वो सेल्स भी नहीं है, ये किसी और तरीके के सेल्स है, यूनिट सेल जिसको हम लोग बोल रहे हैं। अब ये यूनिट सेल एक्चुअल में है क्या, वो हम लोगों को देखना है। तो देखो, सबसे पहले ना मैं टू डायमेंशनल में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। टू डायमेंशनल मतलब एक प्लेन में, मतलब जैसे सपोज एक पेपर होता है ना, वो 2D तो होता है, उसके रिस्पेक्ट में समझाने की कोशिश करूंगी। देन हम 3D पे मूव करेंगे, और 3D हमारे लिए मेन है क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री में जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं, जितने भी सॉलिड्स होते हैं ना, NaS, जिंक सल्फाइड, जितने भी टाइप के सॉलिड होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर तो 3D में ही होता है, 2D में तो कुछ होता ही नहीं है। तो 2D जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। एक्चुअल में हमें पढ़ना किसके बारे में है, हमें 3D के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा फ्लोर पे टाइल्स लगी होती है। टाइल्स किस तरीके से होती है, इस तरीके से, एक टाइल है, देन दूसरी टाइल है, देन तीसरी टाइल है, देन फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा वो है फ्लोर है वो टाइल्स से कवर अप होता है। ऐसे बहुत सुंदर सी अरेंजमेंट होती है, सुंदर सी टाइल्स हमें लग रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइल्स का अरेंजमेंट होता है फ्लोर पे। तो एक्चुअल में है क्या, एक पर्टिकुलर टाइल है हमारे पास, वो रिपीटेड होती है डिफरेंट जगहों पे, पहले इस तरीके से रिपीटेड होगी, इस तरीके से रिपीटेड होगी, और फिर वो पूरा रूम कवर अप कर लेती है, हम लोगों ने देखा है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, अब जो फ्लोर है, जो टाइल्स है, वो 2 डायमेंशनली तो है हमारा फ्लोर, है ना। तो एक तरीके से एक पर्टिकुलर टाइल जो है वो रिपीट हो रही है और वो पूरे फ्लोर को कवर अप कर रही है, हम लोगों ने देखा। अब जैसे सपोज करो ये एक टाइल है, ये दूसरी टाइल है, ये थर्ड टाइल है, ऐसे ही हमारी टाइल्स है। अब मैं क्या करती हूँ, हर टाइल के सेंटर में ना एक डॉट सी लगा देती हूँ। ऐसे मैंने ऐसी डॉट सी लगा दी इस तरीके से, ठीक है। हर टाइल के सेंटर में मैंने डॉट सी लगा दी। अब मैंने टाइल्स को नहीं देखा, मैंने इन डॉट्स के रिस्पेक्ट में ही एक मैंने स्ट्रक्चर सा बनाने की कोशिश करी, एक डेफिनेट अरेंजमेंट सी बनाने की कोशिश करी। तो जब आप टाइल्स को इंक्लूड नहीं करोगे, जब आप सिर्फ और सिर्फ डॉट्स को इंक्लूड करोगे ना, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का रेगुलर अरेंजमेंट बन जाएगा, कुछ इस तरीके का रेगुलर अरेंजमेंट बन जाएगा। सेम ही पर्टिकुलर जो टाइल्स है, सपोज उनकी अगर लेंथ सेम है, उनकी हाइट और वेट दोनों सेम है, तो फिर होगा क्या, बिल्कुल फिक्स है वो टाइल्स। बस मैंने उनके सेंटर में एक डॉट डॉट फिक्स कर दी और उसके बाद मैंने टाइल्स को भूल गई, बस मैंने ये अरेंजमेंट सेट कर दी इस तरीके से। अब ये अरेंजमेंट क्या है, मेरे पास क्या है, इनडेफिनेट पॉइंट्स है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे रख दिए। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है ना, ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट बना लेते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशनल में ऐसे ही पॉइंट्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बना लेते हैं, और इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, लैटिस का मतलब है अरेंजमेंट, स्पेस लैटिस बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। अभी मैं 2 डायमेंशनल की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, 2D की बात कर रही हूँ। बस सारे पॉइंट्स थे, मैंने देखा वो एक रेगुलर डिस्टेंस पे आ रहे हैं, तो उन पॉइंट से जो मेरे पास कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट बनी, मैंने बोला कि अरेंजमेंट क्या है, मेरे पास स्पेस लैटिस है या फिर क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। अब थोड़ा केमिस्ट्री की टर्म्स में सोच के चलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो मेरे पास कोई पर्टिकुलर, सपोज कोई भी स्ट्रक्चर है, वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें एटम्स हो सकते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसमें आयन्स हो सकते हैं। तो उन एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की या फिर आयन्स की क्या होती है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है। वही रेगुलर अरेंजमेंट मिलके क्या बनाती है, एक लैटिस बनाती है। क्या बनाती है, एक लैटिस बनाती है। जिस तरीके से टाइल्स के सेंटर में उन पॉइंट्स ने ये रेगुलर अरेंजमेंट बनाई, उसी तरीके से किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर में वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बनाते हैं। उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। जैसे कि इस फिगर में देखो, इस फिगर के केस में आपको दिख रहा होगा डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है ये मिलके देखो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बना रहे हैं इस तरीके की। ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर अरेंजमेंट बना रहे हैं। एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर अरेंजमेंट बना रहे हैं। तो इसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट की वजह से केमिस्ट्री की भाषा में जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टल लैटिस तो हो गई। अब ये पॉइंट्स एक्चुअल में क्या है, टाइलों के ऊपर तो मैंने ब्लैक कलर के पॉइंट्स बना दिए, ये पॉइंट्स एक्चुअल में क्या है, तो इन पॉइंट्स को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। अब लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर एटम, जैसे कि अगर मैं किसी भी 2D स्ट्रक्चर की बात करूं, उसमें क्या होगा, उसमें एटम हो सकता है, उसमें मॉलिक्यूल हो सकता है और उसमें आयन हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होगा क्या, इन पॉइंट्स पे ना कोई पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट होगा, कोई पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मोटिव वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जो इस लैटिस पॉइंट को, इस लैटिस साइट को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ लैटिस पॉइंट के, लैटिस पॉइंट में और क्रिस्टल लैटिस में या फिर स्पेस लैटिस में। देखो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को कोई एटम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, जिन पॉइंट्स पे एक एटम रखा हुआ है, एटम उसकी जगह पे पड़ा हुआ है, उन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और इन लैटिस पॉइंट की रेगुलर अरेंजमेंट से जो पूरा स्ट्रक्चर बना, पूरा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को मैं बोलती हूं क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा मुश्किल है बट कोशिश करना। जैसे टाइल्स थी, एक टाइल, दूसरी टाइल, तीसरी टाइल, चौथी टाइल। ठीक है, सारी की सारी टाइल्स थी, हर टाइल के बीच में मैंने एक पॉइंट लगा दिया। वो सारे पॉइंट्स क्या है, उस पॉइंट पे सपोज एक एटम बैठा हुआ है, तो वो पॉइंट क्या हो गया हमारा, लैटिस पॉइंट। और जो पूरी टाइल्स ने जब पूरा कवर अप कर दिया, तो पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया ना नीचे फ्लोर पे, वो स्ट्रक्चर हो गया मेरा क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। तो ये तो मैंने 2D में बात करी। अब 2D में तो स्ट्रक्चर बच्चों होता ही नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर किस में होता है, 3D का होता है। अब 3D में कैसे होता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखो, अब आपको यहाँ पे क्यूब दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्यूब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये एक क्यूब नहीं है, इस एक बड़े क्यूब में भी बहुत छोटे छोटे क्यूब्स है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का फेडेड सा है ना, ये रेड कलर का मेरा एक छोटा क्यूब है इस तरीके से, और उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे भी एक रेड कलर का क्यूब है, ये भी एक रेड कलर का क्यूब है, ये भी एक रेड कलर। टोटल कितने क्यूब है, तो देखो एक क्यूब ये हो गया, दूसरा क्यूब ये हो गया, तीसरा क्यूब ये हो गया, फोर्थ क्यूब पीछे की साइड में होगा एक ये वाला। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ ये आगे वाला, सिक्स्थ ये पीछे वाला, सेवेंथ ये एंड देन एट्थ ये। टोटल 8 क्यूब्स है इस एक क्यूब के अंदर। ठीक है, मतलब कि कहने का क्या मतलब है, वहां पे टाइल्स 2D थी। अब मैंने 2D टाइल्स नहीं ली, अब मैंने क्या किया, मैंने 3D स्ट्रक्चर लिया। 3D स्ट्रक्चर कैसा, क्यूब जैसा, ऐसा। ऐसे ही मैंने एक क्यूब ये लिया, फिर एक क्यूब यहाँ लगाया, फिर एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर, एक इधर, एक इधर। इस तरीके से मैंने बहुत सारे क्यूब्स को मिला के एक 3D स्ट्रक्चर बना लिया, बड़ा सा क्यूब बना लिया। ठीक है, मतलब कि, और अब देखो ये जो आपको क्यूब दिख रहा है ना, इस क्यूब में आपको कुछ, इस क्यूब में आपको ये कुछ कॉर्नर पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे ग्रीन कलर के। ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट। जैसे टाइल के बीच में पॉइंट बनाया था ना, ऐसे ही जरूरी नहीं है बीच में, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वो पॉइंट्स बनाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ऐसे ही देखो, यहाँ पे हर क्यूब के कॉर्नर पे, जो छोटे वाले क्यूब्स है ना, हर क्यूब के कॉर्नर पे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से है। ये पॉइंट्स एक्चुअल में है क्या, यही पॉइंट है हमारे लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट। क्या है, लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट्स। और इन लैटिस पॉइंट्स को
कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? ये एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, या फिर आयन। यानी कि ये जो जगह है ना, यहाँ पे कोई छोटा सा एटम भी हो सकता है, यहाँ पे छोटा सा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और यहाँ पे छोटा सा आयन भी हो सकता है। तो जब मैंने इन सारे पॉइंट्स को आपस में लाइंस के थ्रू जोड़ दिया, सारे पॉइंट्स को मैंने आपस में देखो लाइंस के थ्रू जोड़ दिया, इस लाइन के थ्रू, तो हुआ क्या? एक 3D स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? एक 3D स्ट्रक्चर बन गया। और इन सारे पॉइंट्स को जोड़ने पर जो 3D स्ट्रक्चर बना, उस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोलती हूँ क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। क्या बोलती हूँ? क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 3D में पॉइंट्स अरेंज कर दिए, और 3D में जो पॉइंट्स थे ना, जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, देखो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक इधर लिया, एक इधर लिया, फिर सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ती गई, सारे पॉइंट्स को मैं उसके बाद जोड़ती गई, और जोड़ने के बाद जो मुझे पूरा क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना, उस क्यूबिकल स्ट्रक्चर को मैंने बोला कि ये क्रिस्टल लैटिस है। क्या बोला? क्रिस्टल लैटिस है। तो इसीलिए ये पूरा मेरा क्या हो गया? क्रिस्टल लैटिस हो गया। अब इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स प्रेजेंट है, ठीक है, और हर कॉर्नर पे कुछ पॉइंट्स पड़े हुए हैं। उन जगहों को किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, आयंस ने ऑक्यूपाई कर रखा है, या फिर मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक लैटिस, पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है जब 3D में कुछ एटम्स अरेंज्ड होते हैं, 3D में कुछ मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं, आयंस अरेंज होते हैं, और जब मैं उनको जोड़ती हूँ तो जोड़ने के बाद, इकट्ठा करने के बाद वो पूरा क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे, अब बात यहाँ पे कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। यहाँ पे एक और टर्म आती है जिस टर्म को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या होता है? तो देखो, अब इस क्यूब को मैं फिर से थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो देखो यहाँ पे ना, ये जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है, इसके अंदर कितने क्यूब है? 8 क्यूब है। 8 क्यूब आपको दिख रहे हैं। एक तो ये पूरा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे 8 क्यूब्स मैंने रखे हुए हैं। मतलब कि जब मैंने एक क्यूब को एक जैसे 8 क्यूब लिए तो पूरा क्रिस्टल लैटिस बन गया। ऐसे ही टाइल्स के एग्जाम्पल से सोचो कि अगर मैंने एक टाइल ली, एक जैसी टाइल्स मैंने बार बार रिपीट कराई, तो पूरा मेरा फ्लोर उन टाइल से कवर अप हो गया। तो वो एक टाइल क्या है? वो एक टाइल ही तो ऐसी चीज है जो रिपीट हो रही है बार बार। काफी सारी टाइल्स हमारी रिपीट हो रही है, तो वो एक टाइल क्या है? वो हमारे पास बेस है ना, एक तरीके से, जो पूरा का पूरा फ्लोर बना रही है। ऐसे ही ये जो एक छोटे वाला क्यूब है, ये एक बेस है मेरे पास, जो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस या फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस या फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर रहा है ना। तो इस बेस को मैं क्या बोलूंगी? इस बेस को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। यानी कि एक यूनिट जो डिफरेंट जो बार बार रिपीट हो रही है और रिपीट होके पूरा क्रिस्टल लैटिस, पूरा स्ट्रक्चर बना रही है, उस एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि मेरे पास किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर में 3 चीजें होगी। ठीक है, किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर में 3 चीजें होगी। वो 3 चीजें कौन सी होती है? मैंने बोला पहली चीज, सबसे छोटी चीज होगी स्पेस, सबसे छोटी चीज होगी मेरे पास लैटिस पॉइंट्स। क्या होगी? लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट क्या होगा? जिन पॉइंट्स को मैं डिफरेंट जगहों में रखूं और उन पॉइंट्स को अगर मिला दूं तो पूरा का पूरा 3D स्ट्रक्चर मेरे पास बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो 3D स्ट्रक्चर बनता है, वो पूरा 3D स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस मतलब जो पूरा फ्लोर था ना, वो क्या हुआ? क्रिस्टल लैटिस। ऐसे ही किसी भी सॉलिड का पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ? वो हुआ हमारा क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जिन पॉइंट्स को, उन पॉइंट्स को कौन ऑक्यूपाई करता है? या तो एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं, या फिर आयंस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स क्या हो गए? लैटिस पॉइंट। और वो
पूरा फ्लोर जो था वो एक टाइल से नहीं बना, एक ही जैसी बहुत सारी टाइल्स थी। तो एक पर्टिकुलर टाइल मेरे पास क्या हुई, एक पर्टिकुलर टाइल मेरे पास हुई यूनिट सेल। ठीक है, तो तीसरी टर्म आई मेरे पास यूनिट सेल, यानी कि वो छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट होके पूरा क्रिस्टल लैटिस जनरेट करती है। ठीक है, बार बार रिपीट होके पूरा क्रिस्टल लैटिस जनरेट करती है। ठीक है, उसके बाद मतलब कि हमने देख लिया कि एक्चुअल में ये है क्या, क्रिस्टल लैटिस जैसी चीज क्या होती है। अब क्रिस्टल लैटिस तो हम लोगों को समझ में आ गया कि एक्चुअल में होता क्या है, बस ये क्यूब ही है। अब जरूरी नहीं है कि क्यूब हो, कोई और भी हो सकता है, कोई और टाइप का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब क्यूब में कुछ आपको दिख रहा होगा, 3 लेंथ है, एक ये लेंथ हो गई, एक ये लेंथ हो गई, एक ये लेंथ हो गई, 3 तरीके की लेंथ है। अब जरूरी नहीं है ये 3 तरीके की लेंथ सेम हो, ये 3 लेंथ अलग अलग भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो मेरे पास लेंस है ना, ये जो मेरे पास लेंस है वो लेंस क्या है। ठीक है, वो लेंथ मेरे पास क्या है, ये जो एंगल्स है इनके बीच के एंगल्स भी तो है ना कुछ यहाँ पे तो दिख रहा होगा आपको इस ब्लॉक के अंदर कि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है सारे के सारे, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है ना। जरूरी नहीं है ये 90 हो, कुछ और भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, ये 60 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस जो है ना वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मतलब कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं ना वो अलग अलग तरीके के उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसके अलावा उनमें जो एंगल्स होते हैं, उनमें जो लेंस होती है वो डिफरेंट चीजें होती है। अब ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि मुझे क्रिस्टल लैटिस तो समझ में आ गया कि एक्चुअल में होता क्या है। अब एक क्रिस्टल लैटिस, अब ये तो आपको दिख रहा होगा ये एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको थोड़ा सा दबा दूं तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी ना, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके का होगा, उनमें लेंथ बदल जाएगी, उनके एंगल बदल जाएंगे। तो एक जो मेरे पास कोई यूनिट सेल होता है जो बार बार रिपीट होके पूरा क्रिस्टल लैटिस बना रहा है, मुझे क्या करना होता है, उस क्रिस्टल लैटिस को, उस यूनिट सेल को करेक्टराइज करने के लिए कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने बोला, सपोज ये एक यूनिट सेल है, इसकी मैंने बहुत सारी चीजें ली और पूरा क्रिस्टल लैटिस मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये जो यूनिट सेल है, अगर मुझे इसको कुछ डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी, किन टर्म्स में डिफाइन करूंगी, कैसे मैं उसको करेक्टराइज करूंगी। जैसे मैंने बोला अभी तो ये सिंपल है, मैं थोड़ा सा इसको प्रेस कर दूं तो इसकी डायमेंशंस चेंज होने लग जाएगी, और अगर डायमेंशंस इसकी चेंज हो गई, फिर मैं इसी तरीके से ऐसे ही वाले सबको एक साथ इकट्ठा करूं तो क्रिस्टल लैटिस की डायमेंशंस चेंज हो गई ना। मतलब जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है वो इसी पे तो डिपेंड कर रहा है, और इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करेक्टराइज हो रही है। तो देखो, एक लेंथ ये है, एक टाइप की लेंथ आपको दिख रही होगी। ठीक है, एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये दिख रही होगी आपको, और एक लेंथ आप लोगों को ये दिख रही होगी। तो 3 तरीके की लेंथ है इसमें, एक ये और एक ये। ठीक है, 3 तरीके की लेंथ है इसमें जो इसको करेक्टराइज कर रही है। जैसे कि फिगर में देखो, ये मेरा वही क्यूब ही तो है, एक ये लेंथ है मेरे पास, एक ये लेंथ है मेरे पास, एक ये लेंथ है मेरे पास, और एक ये लेंथ है मेरे पास। 3 तरीके की लेंथ है। ऐसे ही इसमें भी यूनिट सेल में 3 तरीके की लेंथ है। अब लेंथ ही नहीं है सिर्फ, अब जब मैं इसको बेंट कर रही हूं तो एंगल भी तो चेंज होगा, या मैं इसको टिल्ट करूंगी तो एंगल भी तो चेंज होगा ना। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्रिस्टल लैटिस होते हैं। और एंगल किसके बीच में होता है, इसके और इसके बीच में एक एंगल होगा। ठीक है, इसके और इसके बीच में एक एंगल होगा। 3 साइड्स है ना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, 3 साइड्स है मेरे पास, एक ये, एक ये, एक ये। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, और ये जो नीचे वाले दोनों है ना, इन दोनों के बीच में भी, इस बेस के बीच में भी कुछ एंगल होगा। तो 3 लेंस होती है मेरे पास, उसके अलावा 3 एंगल होते हैं जिसके थ्रू मैं अपने एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को करेक्टराइज कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, करेक्टराइज कर सकती हूँ। तो उसके अलावा तो हमें क्या करना है कि अपने यूनिट सेल को करेक्टराइज करने के लिए इन्हीं सभी चीजों को देखना है। 3 साइड्स को देखना है, 3 एंगल्स को देखना है, उसके थ्रू मैं बता सकती हूं कि कैसा मेरा यूनिट सेल है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग देखें अगर, तो इसके केस में देखो, अब इस केस में आपको दिख रहा होगा 3 आपके पास क्या है, ये 3 मेरे पास साइड्स है, उसके अलावा 3 मेरे पास एंगल्स है। साइड्स को मैंने नाम दे दिया ए साइड, बी साइड और सी साइड। ठीक है, और ए और सी के बीच का जो एंगल है उसको मैंने बोला कि ये एंगल बीटा है। अब जरूरी नहीं है ये 90 डिग्री हो, इसकी वॉइड में तो आपको 90 डिग्री दिख रहा है, बट जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री हो।
क्या अलग भी हो सकता है, ये 120 भी डिग्री हो सकता है। अगर 120 होगा फिर ये क्यूबॉइड थोड़ी रहेगा, फिर तो इसकी शेप ही बदल जाएगी, है ना। ऐसे ही बी और सी के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या हो गया, अल्फा, और ए और बी के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या हो गया, गामा हो गया। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए 6 चीजें होगी मेरे पास। 3 तो मेरे पास होगी लेंथ, क्या होगी, 3 लेंथ्स होती है ए बी सी, और 3 मेरे पास होते हैं एंगल, और वो एंगल क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा। क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो इन 6 चीजों के थ्रू मैं किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल को करेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी हम यूनिट सेल को करेक्टराइज कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मेरे पास इस तरीके की कुछ शेप होगी, जैसे हम बोले कि एंगल तो इसमें 90 डिग्री था क्यूबॉइड के केस में, लेकिन इनकी लेंथ सेम नहीं थी, ठीक है, तो उसी बेसिस पे मैं डिफरेंट शेप्स बता सकती हूँ कि मेरे पास डिफरेंट शेप्स के यूनिट सेल होते हैं। तो जनरली एक छोटा सा क्वेश्चन है जो जनरली आपसे बोर्ड में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिनके थ्रू हम एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो वो पैरामीटर हमारे पास होता है 3 लेंस ए बी सी और 3 एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। अब अल्फा किसके बीच का एंगल है, बी और सी साइड के बीच का एंगल है। बीटा किसके बीच का एंगल है, ए और सी के बीच का एंगल है। एंड गामा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। तो यहां पे मैंने छोटी सी बात करी कि क्रिस्टल लैटिस, सबसे छोटा पॉइंट क्या था, लैटिस पॉइंट क्या होता है। सेकंड, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। थर्ड, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल क्या होता है, एक ऐसी यूनिट जिसको मैं डिफरेंट डायरेक्शन में बार बार रिपीट करूं तो वो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस जनरेट कर दे। और एक यूनिट सेल को हम किन फैक्टर से, किन कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग उसे बता सकते हैं, किन पैरामीटर से उनको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, वो क्या होगी, 3 एंगल और 3 साइड्स। 3 साइड्स होती है ए बी सी और 3 एंगल होते हैं हमारे अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा मेन टॉपिक जो कि होता है टाइप ऑफ यूनिट सेल, कि एक्चुअल में यूनिट सेल्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, वो हम सब लोग देखेंगे। उससे पहले थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं। आप सभी ने पढ़ोगे, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, बट स्टिल हम लोग उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ये मेरे पास जैसे देखो अब ये क्यूबॉइड है ना, कितने कॉर्नर्स है इसके, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना इधर सामने से। एक कॉर्नर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये, तो 4 कॉर्नर्स हो गए। ऐसे ही पीछे भी तो 4 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4, तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए, टोटल मेरे पास 8 कॉर्नर्स हो गए। तो एक क्यूबॉइड में मेरे पास ऐसे ही, या फिर एक क्यूब भी होगा अगर, तो उसमें 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब फेसेस की बात करते हैं, कितने फेसेस होंगे, 1 2, ऊपर नीचे ये दोनों फेस, ये दोनों फेस, टोटल 6 फेसेस है मेरे पास। तो मेरे पास 6 फेस हो गए, 8 कॉर्नर हो गए। ऐसी एजेस भी तो होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हो गई। तो एक क्यूब में या फिर क्यूबॉइड में 8 कॉर्नर्स हो गए, 6 फेसेस हो गए, और उसके बाद मेरी 12 एजेस होती है। अब मैंने बोला कि जैसे ये मेरा यूनिट सेल है ना, इनके अंदर पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट, जिसपे एटम बैठा हुआ है आराम से, और एटम ने उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा है। सपोज करो ये जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक एटम बैठा है, इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक एटम बैठा है, इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक एटम बैठा है, और इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक एटम बैठा हुआ है। एटम आराम से बैठा हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे इस कॉर्नर पे है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो कॉर्नर पे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फेस के बीच में बैठा हुआ हो, बिल्कुल, है ना। इस फेस के बीच में, ये जो फेस है यहाँ पे बैठा हुआ हो, या फिर यहाँ पे बैठा हुआ, किसी भी फेस के बीच में बैठा हुआ हो। तो हमें नहीं पता कि किस पर्टिकुलर सॉलिड में कौन सा एटम कहाँ पे बैठा हुआ होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसी बेसिस पे कि कोई पर्टिकुलर एटम किसी यूनिट सेल में कहाँ पे बैठा है, हम उसी बेसिस पे क्या करते हैं, अपने यूनिट सेल्स को कैटेगराइज करते हैं, उन्हें डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब कैसे डिवाइड करते हैं वो हम लोगों को मेन स्टडी करना है, तो वो देखते हैं। तो देखो बेसिकली हम 2 तरीके से अपने यूनिट सेल को क्लासिफाई करते हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन होता है ना, वो यही होता है कि जो मेरे एटम्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है।
मतलब कि ये जो मेरे एटम्स है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे है, उस बेसिस पे मैं एक क्लासिफिकेशन दे रही हूँ कि वो कॉर्नर पे है यूनिट सेल के, और कहीं नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे है। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन मैंने दे दी कि जब मेरे एटम्स कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है। दूसरा क्लासिफिकेशन मैं दे रही हूँ कि कॉर्नर्स के अलावा ना वो कहीं और भी है। कहीं और का क्या मतलब है, वो एच पे हो सकता है, वो फेस के अंदर हो सकता है, वो ये जो क्यूब है ना, ये जो डब्बा है, इसके अंदर बिल्कुल बीच में भी हो सकता है, मतलब इस क्यूबॉइड के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। जैसे इसको मैं अगर मैं खोलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके अंदर भी एक एटम प्रेजेंट हो सकता है ना। तो फेस पे हो सकता है, एज पे हो सकता है, बॉडी के अंदर हो सकता है। तो इस बेसिस पे मैं सेकंड क्लासिफिकेशन दे रही हूं कि जब जो मेरे एटम्स है ना वो कॉर्नर्स पे भी हो सकते हैं, और वो कॉर्नर्स के साथ साथ किसी और पोजीशन अदर देन कॉर्नर्स पे भी हो सकते हैं, पोजीशन अदर देन कॉर्नर्स। ठीक है, अब जब एटम्स कॉर्नर पे होंगे तो उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगी, उस टाइप के यूनिट सेल्स को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, और जब कॉर्नर्स के अलावा कहीं और भी अगर एटम प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसके अलावा उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। जब सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे है, कहीं नहीं है, उस टाइप के यूनिट सेल को मैंने बोल दिया कि ये प्रिमिटिव होगा। और जब मेरे पास कॉर्नर्स के अलावा अदर पोजीशंस पे भी है, चाहे फेस सेंटर पे है, चाहे एज के बीच में है, चाहे वो बॉडी के बीच में है, तो उसको मैंने बोल दिया कि वो मेरे सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों बोला कि कहीं पे कभी मेरे फेस के बीच में होंगे, कभी मेरे कॉर्नर्स पे होंगे। तो जो मेरे डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स होते हैं ना, हमें पता है बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, NaCl हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, उसके बाद CaF2 हो गया, जिसको हम लोग फ्लोराइड भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे उनके बारे में जाके। तो कई बार क्या होता है, जैसे NaCl में सपोज उसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, या फिर उसमें एक फेस सेंटर पे भी होगा, CaF2 सपोज उसमें बॉडी सेंटर पे हो जाएगा। तो इसीलिए हम वो जो टाइप ऑफ सॉलिड्स होते हैं ना NaCl, फिर उनको हम ना इसी बेसिस पे क्लासीफाई कर देते हैं कि ये जो NaCl है ना वो क्यूबिक टाइप का है, या फिर जो मेरे पास FCC है, जो मेरे पास जिंक सल्फाइड है वो फेस वाला है, फेस सेंटर्ड वाला है। फेस सेंटर्ड क्या होता है अभी बताऊंगी उसके बारे में। ठीक है, तो वो वाले जो मेरे सॉलिड है ना, फिर उनको हम इसी बेसिस पे क्लासीफाई कर देते हैं। तो इसीलिए इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो मैंने अपने यूनिट सेल को बच्चों दो तरीके से क्लासीफाई किया। ठीक है, इनको हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया, प्रिमिटिव जब एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे हो, और उसके अलावा सेंटर्ड जब एटम्स कॉर्नर्स पे तो है ही लेकिन उसके अलावा दूसरी पोजीशन पे भी हो। ठीक है, अब ये जो सेंटर्ड होते हैं ना, ये अकेले नहीं है, इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है क्या है, तो देखो, अब प्रिमिटिव जो है, प्रिमिटिव में तो फिक्स हो गया कि एटम कॉर्नर पे होंगे, लेकिन सेंटर्ड में मैंने बोला अदर देन कॉर्नर। अब अदर देन कॉर्नर पे वो फेस के सेंटर में भी हो सकते हैं, फेस के सेंटर में, जैसे कि मैंने बताया फेस के सेंटर में मतलब यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, वो बॉडी के सेंटर में भी हो सकता है, बॉडी के सेंटर में भी हो सकता है, मतलब कि इस क्यूब के बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है एक एटम जो हमें दिख नहीं रहा है अभी। ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंट होता तो दिख जाता, अभी दिख नहीं रहा है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है ना। ठीक है, अगली क्लास से दूसरे वाला दिखाऊंगी तो उसमें समझ आ जाएगा और अच्छे से। तो बॉडी के सेंटर में भी हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हम लोग सेंटर्ड को भी फिर क्लासीफाई कर देते हैं एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं FCC, बॉडी के सेंटर में इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव जो होता है उसको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव वाला, जब सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे पास जो सेंटर्ड वाले हो गए, उसमें फेस सेंटर्ड होगा जब फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे, बॉडी सेंटर होगा जब बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा एक एंड सेंटर्ड भी होता है, अभी बताऊंगी। तो देखो, अब फिगर को देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा फिगर में, यहाँ पे पहले वाले में जो एटम्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ऐसे है ना। तो जब कॉर्नर्स पे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये क्या हो गया हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास अब देखो, अब सेकंड वाला जो है ना उसमें ये
कॉर्नर्स पे तो है ही, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ ये सभी मेरे कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स, तो 8 कॉर्नर आपको दिख रहे होंगे इसमें, 8 कॉर्नर्स, और हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा बॉडी के मतलब ये जो क्यूब था ना, इसके बिल्कुल बीच में भी एक एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं देखूं तो अंदर बीच में एक एटम प्रेजेंट हुआ है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब मेरे पास डिफाइन करते हैं फिर से, सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेकंड मैंने बोला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम लोग बीसीसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब बीसीसी में क्या होगा, एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पे तो है ही, कॉर्नर्स पे तो है ही, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर में भी है, प्लस 1 एटम एट बॉडी सेंटर, 1 एटम एट बॉडी सेंटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब तीसरा टाइप भी देख लेते हैं, मैंने 3 बताए थे ना, बॉडी सेंटर भी हो गया। अब एफसीसी देखते हैं हम लोग। एफसीसी में क्या है, एटम्स कॉर्नर्स पे तो है इस तरीके से, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गए, सारे के सारे कॉर्नर्स पे एटम रखे हुए हैं, ठीक है। आयंस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एटम हो, आयंस भी हो सकते हैं। अगर NaCl की मैं बात करूं ना तो उसमें Na+ और Cl- होंगे, उसमें Na और Cl नहीं होंगे, ठीक है। कई तरीके के सॉलिड्स पढ़े थे हम लोगों ने, मॉलिक्यूलर, आयनिक, तो हर तरीके के जो सॉलिड होते हैं ना उनका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखो हर कॉर्नर पे तो एटम है ही, जो मैंने देखो रेड से बच्चों डिफाइन किया है, ठीक है। 8 कॉर्नर है तो मैंने 8 को रेड से दिखा दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो फेस वाले है ना, मतलब कि यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा, फेस सेंटर का मतलब है हर फेस पे एक एटम होगा, ठीक है। बॉडी का सेंटर तो एक ही है ना, तो इसलिए एक ही था, लेकिन फेस तो मेरे पास 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो हर फेस के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है। तो मैं उसको ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ। देखो ऊपर वाला जो फेस है इसका सेंटर वाला ये हो गया, ये वाला जो फेस है इसका सेंटर वाला ये हो गया, जो साइड वाला फेस है इसका सेंटर ये हो गया, आगे वाला फेस, ये आगे वाला फेस, ये पीछे वाला फेस, तो आगे वाला फेस का सेंटर हो गया, पीछे वाले फेस का सेंटर हो गया, देन ये वाले फेस का सेंटर हो गया, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, तो हर फेस के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है। टोटल कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, और 6 के 6 फेसेस पे एक एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक और चीज, जरूरी नहीं है कि एटम फेस के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब आधा अंदर होगा आधा बाहर होगा ना, पूरा एटम थोड़ी होगा। फेस पे तो वो तभी कहलाएगा जब आधा अंदर होगा और आधा बाहर होगा। एटम तो ऐसे गोल गोल होगा ना, स्फेरिकल टाइप, स्फेयर टाइप होगा। तो फेस तो मेरा 2D है ना, यानी कि एटम जो होगा वो आधा बाहर होगा और आधा अंदर होगा, ठीक है। तो मेरे पास फेस सेंटर में एटम्स बच्चों कहाँ कहाँ होते हैं, फेस सेंटर में एफसीसी जिसको हम लोग बोलते हैं एफसीसी, इसमें एटम्स सारे के सारे कॉर्नर्स पे होते हैं, यानी कि 8 कॉर्नर्स है तो 8 के 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम है। उसके अलावा 6 एटम्स होते हैं मेरे 6 के 6 फेस सेंटर्स पे, 6 फेस सेंटर्स पे 6 एटम्स होते हैं। मैंने नहीं बोला कि पूरे 6 एटम है, डिस्कस करेंगे उसके बारे में बाद में, बस इतना समझने की कोशिश करना कि हर फेस पे इस तरीके से एक स्फेरिकल एटम प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि 6 फेसेस है तो मैंने बोल दिया 6 एटम्स होंगे। तो फेस सेंटर भी हम लोगों ने समझ लिया। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी भी एक और चीज बचती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर्ड। क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड। अब एंड सेंटर्ड का क्या मतलब है, अब फेस सेंटर में तो क्या था, हर फेस के सेंटर में थे, लेकिन एंड सेंटर में हर फेस के सेंटर में नहीं होगा, कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा। कॉर्नर्स पे तो हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस सेंटर पे या कॉर्नर पे नहीं है, कॉर्नर्स पे हमेशा रहते हैं। कॉर्नर्स के अलावा बाकी पोजीशन पे रहते हैं। तो फेस सेंटर में क्या था, हर फेस सेंटर के बीच में थे इस तरीके से। अब एंड सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो होंगे लेकिन कोई भी 2 अपोजिट फेसेस के बीच में होंगे, कोई भी 2। अब वो 2, ये वाला हो सकता है जो मेरी साइड है, ये जो आपकी साइड है, ये 2 फेसेस हो सकते हैं, ये दोनों फेसेस हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि जो मेरी साइड है या जो आपकी साइड है वही वाले फेस होंगे, या फिर जो ये है या फिर जो ये है उसके उन्हीं साइड होंगे, ऐसा नहीं है। इन दोनों साइड पे भी, ये वाली और ये वाली पे भी हो सकते हैं, इस पे और इस पे भी हो सकते हैं, इस पे और इस पे भी हो सकते हैं। मतलब कि किसी भी 2
दो फेसेस के बीच में होंगे, कोई भी दो, और दोनों क्या होने चाहिए, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे के सामने होने चाहिए। तो ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल्स को हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर्ड। एफसीसी में बॉडी सेंटर में नहीं होता, एफसीसी नाम से ही बच्चों पता लग रहा है फेस सेंटर, मतलब कि फेस के सेंटर में होगा, बॉडी सेंटर्ड पे नहीं होगा। फेस सेंटर और बॉडी सेंटर को कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है, ऐसा कोई नहीं होता कि जिसमें फेस में भी और बॉडी सेंटर पे भी हो, तभी तो अलग अलग डिफाइन किया गया ना, जिसके फेस के सेंटर में होगा वो फेस सेंटर, जिसके बॉडी के सेंटर में होगा बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बॉडी सेंटर में भी हो और फेस सेंटर में भी हो, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट इज मैं एंड सेंटर्ड के बारे में यहाँ पे बात कर रही थी, तो थोड़ा सा एक बार एंड सेंटर्ड को भी मैं इस फिगर के थ्रू समझाती हूँ। देखो, अब जो ब्लू रेड वाले में फिर से मेंशन करूंगी ना, वो कॉर्नर्स वाले हैं, ठीक है। 8 कॉर्नर्स है मेरे पास, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये मेरे पास 8 कॉर्नर्स है ना। और उसके बाद किसी भी दो फेसेस, 8 कॉर्नर्स पे मैंने मेंशन कर दिया, किसी भी दो फेसेस के बीच में होंगे, दो पैरेलल फेसेस के, तो ये ऊपर वाला फेस है, ये नीचे वाला फेस है, तो इन दोनों के बीच में हो गए, ठीक है। तो मतलब कि एंड सेंटर्ड में एटम कहाँ पे होंगे, एक तो मेरे पास एटम्स होंगे एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड को हम लोग ईसीसी भी बोलते हैं, ईसीसी। यहाँ पे एटम्स मेरे पास कॉर्नर्स पे होंगे, कितने कॉर्नर्स होते हैं बच्चों, 8 कॉर्नर्स होते हैं, और कॉर्नर्स के अलावा हर फेस के नहीं, कोई किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर में होंगे, मतलब दो फोर्स के सेंटर में है, तो दो एटम्स मेरे दो फेसेस पे प्रेजेंट होंगे। किस पे प्रेजेंट होंगे, दो फेसेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हुए खत्म कि ये टाइप के हो सकते हैं, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। प्रिमिटिव के भी आगे फर्दर टाइप्स होते हैं। कौन से फर्दर टाइप्स होते हैं, देखो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 3-6 चीजें हैं जो किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करती है। इसकी 3 लेंथ्स और उसके बाद ये 3 एंगल, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि ये लेंथ कितनी है, क्या ये लेंथ इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल ना हुई, डिफरेंस हुआ, तो स्ट्रक्चर चेंज रहेगा ना, फिर ये क्यूबॉइड थोड़ी रहेगा। अभी भी लेंथ इक्वल नहीं है, बट अगर और लेंथ में और ज्यादा वेरिएशन आ गया तो कुछ नए टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं, इसको ऐसे तोड़ दूं, तो इनके एंगल भी तो बदल रहे हैं, अगर एंगल बदल गई तो कुछ और टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। तो इसी तरीके से जो मेरे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं ना, वो भी फर्दर टाइप्स के होते हैं, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, और उसके बाद हमारे पास हेक्सागोनल, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एंगल्स। क्या होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एंगल्स। ये जो मेरे पास अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स होते हैं, और डिफरेंट लेंथ, की ये जो लेंथ है वो इक्वल ABC, ये इक्वल हो भी सकती है, ये इक्वल नहीं भी हो सकती। ऐसा भी हो सकता है 2 लेंथ इक्वल हो, तीसरी इक्वल ना हो, या फिर 2 एंगल इक्वल हो, तीसरा एंगल इक्वल ना हो। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स, हम आगे फर्दर भी प्रिमिटिव सेल को क्लासिफाई करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों जल्दी से डिस्कस करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट सेल देखा हमने, यूनिट सेल क्या होता है, वो छोटी से छोटी यूनिट जिसको मैं अगर बार बार रिपीट करूं तो उसके बाद वो पूरा का पूरा हमें क्रिस्टल लैटिस दे दे। स्पेस लैटिस वो पॉइंट जिसको कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल या फिर कोई आयन ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, कोई एटम, मॉलिक्यूल या आयन ऑक्यूपाई करता है, और सारे यूनिट सेल मिला के तो मेरा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, ठीक है। एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए कौन कौन सी डायमेंशंस होती है, 3 साइड्स होती है ABC, एंड देन 3 एंगल्स होते हैं मेरे पास, अल्फा, बीटा या फिर गामा, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम लोगों ने देखे, 2 टाइप के होते हैं, एक जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, जिसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल्स बोलते हैं, एंड एक जिसमें कॉर्नर्स के अलावा भी किसी और पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। सेंटर्ड भी फिर 3 टाइप्स के होते हैं, हम लोगों ने देखा, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड देन एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के बीच में प्रेजेंट था, फेस सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर में एटम था, और एंड सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ साथ दो फेसेस, किसी भी 2 अपोजिट फेसेस के बीच में वो एटम्स प्रेजेंट थे। तो इस तरीके से हमने यूनिट सेल को क्लासिफाई किया। लेकिन अभी भी जैसे कि मैंने बोला कि ये जो होता है ना, ये अभी भी खत्म नहीं हुई कहानी। प्रिमिटिव सेल के
फर्दर क्लासिफिकेशंस भी होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे कि कैसे ABC अल्फा बीटा गामा के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब वो जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन बोर्ड्स के अलावा जेई में भी क्वेश्चन आया जाता है, उसको मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे मैं याद कर सकती हूँ कि रोम्बोहेड्रल में ये होगा, मोनोक्लिनिक में ये होगा, ट्राइक्लियर में ये होगा। तो इस ट्रिक आपको समझ लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड में, क्योंकि MCQ आते हैं तो पूछे जा सकते हैं, तो उससे आप क्लियर कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। उसके अलावा कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में बचता है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय।